हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 जो न्यू भर्ती आने वाली है यूपी पेट 2023 के माध्यम से, जो कि लगभग 8000 पद आने हैं, संभावित है, जो कि 20 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास आ जाने चाहिए, क्योंकि अधियाचन मंजूर हो चुका है तो भर्ती आ जाएगी। जिसके लिए पेट 2023 में आपके मिनिमम मार्क्स 29 प्लस कम से कम होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, तो ग्रामीण विकास यानी उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 और 2022 में और 2015 में भी जैसा कि आया हुआ है कि ग्रामीण परिवेश से संबंधित 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए संभावित प्रश्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लास्ट वीडियो हम लोगों का कल आया था जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए थे। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोगों के, उसमें यूपी जीके और साथ में योजनाएं यानी जो भी हमारी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारी योजनाएं हम लोग देख रहे हैं। साथ में यूपी जीके पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा जो है वो यूपी जीके से है। तो यूपी जीके का जो पहला प्रश्न हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश को कितने विकास प्रखंडों में विभाजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को कितने विकास प्रखंडों में विभाजित किया गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 826। तो 826 विकास प्रखंडों में विभाजित किया गया है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग इस क्वेश्चन को करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग आगे इससे बनने वाले जो प्रश्न होंगे उनको भी देखने वाले। जैसे आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं यानी कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। जिलों की बात करें तो 75 जिले हैं, लेकिन कुंभ की वजह से एक नया जिला बनाया गया कुंभ, वो 76वां जिला है, लेकिन वो अभी ख़त्म हो जाएगा। अगर पूछे करंट के माध्यम से कि 76वां जिला कौन सा है, तो कुंभ जिला यानी प्रयागराज कुंभ जिला, जो कि नया जिला बनाया गया व्यवस्था को देखते हुए। ठीक है। अगर पूछे नगरीय निकाय कितने हैं, तो नगरीय निकायों की बात करें तो 915 यानी 915 नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश के अंदर में। इसके अलावा नगर पालिका बोर्ड की बात करें तो 226 है। 226 क्या है, तो नगर पालिका बोर्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर नगर निगम की बात करें कुल कितने नगर निगम है, तो 17 नगर निगम है। कितने नगर निगम है, 17 नगर निगम है। ठीक है। तो ये है, यानी अगर पूछे कितने मंडल हैं तो 18 मंडल हैं। जिले कितने, 75। नया जिला 76वां है कुंभ वाला। 915 नगरीय निकाय हैं। 226 क्या है, नगर पालिका बोर्ड है। और 17 नगर निगम है। ये आपको याद रखना। 826 क्या है, तो विकास प्रखंड है। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये है, सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें बताना है कि सामाजिक शोध का जो संबंध है वो किससे पाया जाता है। तो सामाजिक शोध जो है सामाजिक घटनाक्रम पर अगर कोई अपना टिप्पणी लिख रहा है, कमेंट लिख रहा है, तो वो सामाजिक शोध में ही आता है। मानव व्यवहार भी सामाजिक शोध में आता है, और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष जो होते हैं वो भी सामाजिक शोध विधि के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर इसके बारे में बात करें तो सामाजिक अनुसंधान लोगों और समाजों के व्यवहार के बारे में जानने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विधि है, ताकि वे लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों सेवाओं को डिजाइन कर सके। एक देश जो होता है उसके विभिन्न हिस्सों से संबंधित विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूह अलग तरह से सोचते हैं, बट अगर ये देखा जाए कि दुनिया के बारे में उनके विचार और प्रतिक्रिया को समझने के लिए मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने की आवश्यकता होती है, जो कि सामाजिक अनुसंधान का उपयोग करके किया जा सकता है। ठीक है। ये प्रश्न हो गया, काफ़ी हो गया इसके बारे में। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो इसका प्रश्न आप सभी को पता ही होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नेपाल हो जाएगा। नेपाल उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश
से बात करें तो उत्तर प्रदेश से ऊपर में नेपाल लगता है। इसके अलावा 8 राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली है वो भी सीमा साझा करता है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है और 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इस तरह से 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के सीमा साझा करते हैं। ये बात आपको याद रखना। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है तो कथक है। क्या है? कथक है। आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पंचायती राज का आयोजन किस स्तर पर किया जाता है? तो पंचायती राज का जो आयोजन है वो किस स्तर पर किया जाता है? तो याद रखिएगा, ग्राम लेवल पर और ब्लॉक लेवल और जिला स्तर पर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके लिए कौन सी समिति आई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। ठीक है। अगर पूछेगा कि ये किस अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय। मैंने कल की वीडियो में गलती से 29 विषय बोल दिया, तो उसे सही कर लीजिएगा। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 18 है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से या स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत के 3 स्तर के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये कल भी प्रश्न था। ब्लॉक स्तर आता है, जिला पंचायत आता है, ग्राम पंचायत आता है, लेकिन राज्य स्तर नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा, ये हमें बताना है। तो मूंगफली उत्पादक जिला जो है वो इसमें से कौन सा होगा? तो आप गेस करें। तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी, यानी झांसी हो जाएगा मूंगफली उत्पादन में सबसे पहला जिला हो जाएगा। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई को याद रखिएगा, उनकी शादी झांसी से हुई थी और उनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। और ग्वालियर में फूलबाग में उनको दफनाया गया था। अगर मुझे जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, मणिकर्णिका घाट में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर बात करें कि लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे, तो सहारनपुर और मेरठ। सहारनपुर और मेरठ में लीची का उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लीची कहाँ पे होती है? तो बिहार में। बिहार की कहाँ की लीची फेमस है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर पूछिएगा सबसे ज़्यादा संतरे उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होते हैं? संतरे, तो सहारनपुर में संतरे भी होते हैं सबसे ज़्यादा। आंवला की बात करें तो प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। हालांकि प्रतापगढ़ फेमस है सबसे ज़्यादा आंवला के लिए। इसके अलावा अगर अमरूद के बारे में पूछे तो शाहजहांबाद, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद फेमस है। अफीम के लिए आप सभी को पता ही होगा, अफीम के लिए कौन जिला फेमस है? तो बाराबंकी फेमस है। कौन फेमस है? बाराबंकी। आप लोग बताइएगा अफीम के लिए जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? वहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि भी है उस जिले में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य है? यानी इसमें बताना है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य कौन सा है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? तो स्थानीय कर लगाना और जमा करना होता है, ये सही है। रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ये भी होता है। जल संसाधनों, ग्रामीण सड़कों, जल निकासी, स्कूल, भवनों और सामान्य संपत्ति संसाधनों का रखरखाव और निर्माण करना, ये भी ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी होती है। इस तरह से सब सही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके अलावा अगर पूछे 3 स्तरीय पंचायती राज का विचार किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 1957 में। जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर उन्होंने कहा था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, कृषि जनगणना योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो कृषि जनगणना योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? तो 1970 और 71 में ये जनगणना शुरू हुई थी। और अभी तक 9 कृषि जनगणनाएं हो चुकी हैं। और जो अभी 2015-16 में हुई वो 10वीं हुई थी। तो 10 कृषि जनगणनाएं हो चुकी हैं अभी तक अगर देखा जाए तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भूदान आंदोलन
भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के संस्थापक की अगर बात करें तो कौन थे? आप सभी को पता ही होगा कौन थे, तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। और इनका पूरा नाम था विनायक नरहरि विनोबा भावे। ठीक है, इन्हें भारतीय अहिंसा और मानव अधिकारों का नेता माना जाता था, याद रखिएगा। देन अगर इनके जन्म की हम बात करें तो 11 सितंबर को हुआ था 1895 में। 1895 में 11 सितंबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। देन कहाँ पे जन्म हुआ था? महाराष्ट्र में। निधन की बात करें तो इनका निधन हो गया था 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1982 को इनका निधन हुआ था। अगर पूछेगा कि विनोबा भावे का डेथ कब हुआ, तो 1982 में हुआ था 15 नवंबर को। ठीक है, अब जयप्रकाश नारायण को आप सभी को जानते होंगे कि इंदिरा गांधी जी के प्रमुख अगर विपक्षी नेता किसी को माना जाता था तो जयप्रकाश नारायण को, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। बाबा आमटे, ये इनको आधुनिक भारत का गांधी भी किया जाता है और इन्हें रायमन मैग्सेसे से सम्मानित भी किया गया है। और महात्मा गांधी के बारे में आप सभी सब कुछ लगभग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो इसके बारे में बात करें तो 31 सीटें हैं। अगर लोकसभा की सीटें पूछेगा तो 80 सीटें। कितनी है? 80 हैं। डन। तो याद रखिएगा, अगर बात करें राज्यसभा की सीटें तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम यानी ट्रिपल एम हो गया, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया। इन राज्यों में भी केवल राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो केवल एक सीट है। यहाँ पे कितनी सीट है? केवल एक सीट है। अगर पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में केवल 3 सीटें हैं। कितनी? 3 सीटें हैं। राजस्थान में अगर बात करें तो केवल 10 सीटें। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 18। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी है? तो 31 सीटें हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, पूसा शारदा एक किस्म है, ये किस फसल की है? ये यानी बताना, पूसा शारदा जो किस्म है ये किसकी है? जैसे ताज ब्रांड है वो आलू का था, कुफरी किसका था? तो आलू का था। तो यहाँ पे बताना पूसा शारदा किसका है? तो पूसा शारदा की अगर बात करें तो ये सरदा खरबूजा होता है, उसकी एक किस्म है, सरदा खरबूजा की। अगर बात करें पूसा रूबी, ये भी एग्जाम में आती है, पूसा रूबी। तो पूसा रूबी की अगर बात करें तो पूसा रूबी जो है वो टमाटर की है। किसकी है? टमाटर की, ये भी याद रखिएगा। डन। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूर्व ऐतिहासिक काल के चित्रों से युक्त प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो पंचमुखी गुफाएं जो है वो किस जिले में, ये बताना है। तो पंचमुखी गुफाओं की बात करें तो ये सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। और सोनभद्र में बिंद और कैमूर की पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। वहाँ पे चूना पत्थर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर में याद रखिए कजरी अगर पूछेगा महोत्सव कहाँ पे होता है तो मिर्ज़ापुर में होता है। वाराणसी में शिव मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। चंदौली उत्तर प्रदेश का जो जिला है वहाँ पे चंदौली अभ्यारण्य है। और चंदौली नेशनल पार्क की अगर बात करेगा तो वो महाराष्ट्र में है। डन। चंदौली में चंद्रप्रभा वाला, यानी चंदौली अभ्यारण्य है जिसे हम चंद्रप्रभा बोलते हैं, लेकिन चंदौली नेशनल पार्क पूछेगा तो वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो भूमि सुधार के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है, अगर उसकी बात करें किसके पास है, तो वो केवल राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास ये शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, यूपी बजट 2020-21 का कितना प्रतिशत ग्रामीण विकास पर आवंटित है? तो ये पुराना प्रश्न है, तो 2020-21 का है। तो अभी हमें नया बजट देख के जाना, इसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 5.4%। लेकिन हमें अब के हिसाब से नया बजट देख के जाना होगा। हम किसी वीडियो में यूपी बजट के बारे में बात करेंगे।
अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी नहर की बात करें तो शारदा नहर है। और शारदा नहर कब बन के तैयार हुई थी? तो शारदा नहर 1928 में बन के तैयार हुई थी। कब बन के तैयार हुई थी? 1928 में बन के तैयार हुई थी। ठीक है। खटीमा पावर स्टेशन का अगर पूछेगा निर्माण किस पर किया गया था? खटीमा पावर स्टेशन, खटीमा पावर स्टेशन की अगर बात करें तो वो किस नहर पर है? शारदा नहर में। अगर बेतवा नहर की हम बात करें तो बेतवा नहर 1885 में बनी थी। कब बनी थी? 1885 में बनी थी। और इसकी दो शाखाएं हैं, एक हमीरपुर शाखा और एक खितौना शाखा, एक इसकी बेतवा नहर की। अगर बात करें निचली गंगा नहर, तो निचली गंगा नहर 1878 में बनी थी, ये नरौरा में है। और इसकी शाखा है कानपुर शाखा और इटावा नहर, इसकी भी दो शाखाएं हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें बेतवा नहर कब बनी? 1885 में। निचली गंगा नहर 1878 में और शारदा नहर 1928 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, भारत में फसल बीमा की शुरुआत का मुद्दा केंद्रीय विधानमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा कब उठाया गया था? तो अगर ये मुद्दा पूछेगा कि कब उठाया गया था, तो 1947 में ये मुद्दा उठाया गया था फसल बीमा की शुरुआत के लिए। तो 1947 में जब मुद्दा उठाया गया था तो उस समय कृषि मंत्री कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और सभी लोग जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे। तो ये बिहार के रहने वाले थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब 15 अगस्त 1947 से भारत आज़ाद हुआ तो हमारा कैबिनेट कैसा था? तो कैबिनेट में उस समय 14 मंत्री थे। तो 14 मंत्री में प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और विदेश मामले हो गए, ये अनुसंधान वाले मामले हो गए, किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू के पास में। गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। भोजन और कृषि मंत्रालय किसके पास था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास में था। शिक्षा मंत्रालय उस समय किसके पास था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब आता है ना, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जब 1920 में हुई थी तो उसमें दो मुस्लिमों ने भाग लिया था बाल गंगाधर तिलक की डेथ सेरेमनी में। तो उसमें से एक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे थे शौकत अली। तो एग्जाम में आता है, अगर पूछेगा कि उनकी अर्थी को कंधा किसने दिया था? तो शौकत अली ने। यानी बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी 1920 में तो उनकी अर्थी को कंधा किसी मुसलमान ने नहीं दिया, केवल एक मुसलमान ने दिया था, उनका नाम था शौकत अली ने। अगर आपसे पूछे कि 1947 जो कैबिनेट बना उसमें रेलवे और परिवहन मंत्री कौन था? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। रक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो सरदार बलदेव सिंह के पास था। श्रम मंत्रालय किसके पास था? तो श्री जगजीवन राम जी के पास में था। वाणिज्य मंत्रालय किसके पास में था? तो CH भाभा के पास था। संचार मंत्रालय रफ़ी अहमद किदवाई के पास था। स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृत कौर के पास में था। कानून मंत्रालय किसके पास में था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास में था। वित्त मंत्रालय RK शनमुगम चेट्टी के पास में था। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय किसके पास था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास में था। कार्य खनन और बिजली मंत्रालय किसके पास में था? तो NV गाडगिल के पास में था। ये सारा मैंने मंत्रालय आपको बताया था 1947 में जब हमारी सरकार बनी थी। अगला प्रश्न हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी राष्ट्रीय कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पूछेगा तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अगर इसका निर्माण पूछे तो 8 फरवरी 1962 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, याद गया। यानी इसकी स्थापना की गई थी कब? 8 फरवरी 1962 में। कहाँ पर? तो लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 40 उल्लेख करता है। अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। आप सभी को पता होगा 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है। अगर बात करें आर्टिकल 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था है।
आर्टिकल 50 में क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 48A जो है, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आता है। आर्टिकल 48A जो है वो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 48 जो है वो कृषि और पशुपालन से संबंधित है और इसमें जो दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई है। और आर्टिकल 47 जो है वो राज्य के कर्तव्य, पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने से संबंधित है। आर्टिकल 46 जो है वो SC, ST और अन्य कमज़ोर वर्ग को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने से संबंधित है और 45 भी इससे संबंधित है। 44 आर्टिकल 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये कुछ आर्टिकल थे, मैंने आपको बता दिए। आगे जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो स्टेटमेंट में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। पहला है पंचायती राज के लिए चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी पंचायती राज के लिए जो चुनाव होता है वो भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, वो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो केवल एक गलत हो गया है, ये दोनों वाला भी गलत हो गया। अगला, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, तो सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिला प्रशासन में तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है। तो तहसीलदार का जो मुख्य कार्य होता है वो भू राजस्व का प्रशासन संभालना होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर नहीं है क्योंकि सारे प्रश्न खत्म होते हैं। तो 20 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए यहाँ पे और 20 प्रश्नों की जो भी थ्योरी थी, जो भी एक्सप्लेनेशन था, हम लोगों ने उसे डिस्कस किया है। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आप अगर कमेंट करते हैं तो उससे एक तरह का मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है कि थोड़ी सी और मेहनत की जाए, एक और वीडियो बनाया जाए। तो ये क्वेश्चन की वीडियोज़ हैं शुरुआत में। आने वाले समय में हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारी नोट्स हैं, यानी पिछले साल 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो भी नोट्स हैं हम सारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। ठीक है, कैसी वीडियो लगती है आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।